CPWD डिपार्टमेंट मिला है। तो मैंने तुरंत उनसे रैंक के बारे में पूछा, रैंक क्या है? तो बोला 9 रैंक है। तो मैंने मतलब अपना हाथ भी नहीं धोया, तुरंत फोन ऑन किया, खुद से चेक किया सारा डाटा कि हाँ सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोग एसएससी जेई 2022 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसी इंटरव्यू की कड़ी में आज हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी, जो कि एसएससी जेई 2022 में सेलेक्ट हुए हैं और इन्होंने डिप्लोमा करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया 9 हासिल किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का। तो चलिए कनेक्ट होते हैं उनसे और जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी के बारे में। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 में एज इट्स फाउंडेशन डे। हैशटैग 3 साल लाजवाब। एंड इसमें वो लेके आ रहा है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। ये ऑफर सिर्फ 27 मई से 2 जून तक ही वैलिड था, बट ड्यू टू हैवी डिमांड इस ऑफर को 5 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें आप लोग अशोका बैच को सिर्फ 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियर्स बैच को भी 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हेलो आलोक जी, कैसे हैं आप? हेलो, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। और डिप्लोमा होके थैंक यू। ऑल ऑल इंडिया रैंक धन्यवाद धन्यवाद। 9 लाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको हमारे और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके टीम को भी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने बेसिक स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की है। साथ ही साथ अपना प्री का मार्क्स और रैंक बता दीजिए। जैसे बेसिकली मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं बेसिकली पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के कचहरी बलवा गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग भी गांव से ही हुई है, क्योंकि वहां तक मैंने 8 तक पढ़ाई की। फिर एक बगल के गांव से मैंने अपना मेट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर से डिप्लोमा 2018 टू 21 सेशन में हुआ है। उसके बाद बस डिप्लोमा ही लास्ट एजुकेशन था, पटना रह के फिर तैयारी चल रही थी। प्री में मेरे स्कोर 148 है और ऑल इंडिया रैंक 9 है, CPWD डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो रिएक्शन था जब आपने अपना नाम देखा लिस्ट में और सिंगल डिजिट रैंक देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था फर्स्ट? जैसा कि इस रिजल्ट को लेके बहुत दिन से मार्केट में था, 18 को होने वाला है, 19 को होने वाला है। तो मैंने कुछ कुछ लड़कों को अपना रोल नंबर दे रखा था, क्योंकि अगर पता चले तो मुझे बताना, क्योंकि खुद से देखने में एक अलग तरह का फील है और कोई देख के बता दे तो थोड़ा कम इस तरह का लगता है। तो रोल नंबर पहले से लड़कों को पता था। नॉर्मली हम 9 बज रहे थे, डिनर कर रहे थे, उसी समय हम्म। कॉल आता है एक कि एसएससी का रिजल्ट आ गया है। तो मैंने हम्म। पूछा मेरा देख लिया? बोला हाँ देख लिया, CPWD डिपार्टमेंट मिला है। तो मैंने तुरंत उनसे रैंक के बारे में पूछा, रैंक क्या है? तो बोला 9 रैंक है। तो मैंने मतलब अपना हाथ भी नहीं धोया, तुरंत फोन ऑन किया, खुद से चेक किया सारा डाटा कि हाँ सही है। तो फिर मतलब एक्साइटेड था पहले से। पेपर जिस तरह से गया था मेंस का, तो हम्म। लग रहा था कि अगर सब कुछ सही गया तो AI-20 तक रैंक आ सकता है, लेकिन सिंगल डिजिट का एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो अच्छा लगा कि तुरंत घर बताए, घर में भी उतनी खुशी हुई सबको। फिर हम भी अच्छे से देखे, तो फिर जहाँ भी बात की सबने अप्रिशिएट किया कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही। तो जैसा कि आपने बताया कि
आप डिप्लोमा करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर किया इस एग्जाम को, तो आपका प्रिपरेशन इस एग्जाम को लेके कब से स्टार्ट हो गया था? नॉर्मली सब स्टूडेंट की तरह हमने भी डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद फिर पटना रह रहे थे। हम्म, तो सेल्फ ही चल रहा था, तैयारी चल रहा था। कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब को प्रेफर करके, बुक्स को प्रेफर करके शुरुआती टाइम में कुछ कुछ एग्जाम दिए, जैसे यूपीपीसीएल, एनएचपीसी, ये सब एग्जाम देने से एक आइडिया लगा कि क्वेश्चन का दायरा क्या है और हम क्या कवर करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। फिर नॉर्मली जुलाई के टाइम में ये फील आया था कि एसएससी के सिलेबस को देखा जाए। तो हम्म, जुलाई मोस्टली कह सकते हैं उस समय से एसएससी के लिए टोटली डेडिकेटेड हुए, और फिर एसएससी ही वहां से टारगेट रहा मेन। अच्छा, तो अभी आप किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं? हाँ, करंटली हमने अभी सेल राउरकेला में पोस्टेड हूँ, और ये अप्रैल में ही ज्वाइनिंग हुई है। इनका भी एग्जाम दिसंबर में हुआ था, तो पहले इनका ज्वाइनिंग आ गया तो इनको ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छा, तो आपका एज अभी क्या है? 21 ईयर्स 5 मंथ। तो बहुत लोग को यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगा, फिर जैसे कि कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे इन चीजों को बैलेंस करके हम लोग सही टाइम पे सिलेक्शन लेके एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। हाँ जरूर, क्योंकि अभी सर्विस में जैसे मेरे पास अभी 38 ईयर्स से 39 ईयर्स सेव है। तो बाय प्रमोशन भी एक अच्छा खासा पोस्ट पे जाया जा सकता है। दूसरी बात, इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस, तैयारी का कॉन्फिडेंस सेमेस्टर टाइम से ही आ चुका था, क्योंकि सेमेस्टर टाइम्स में हम लोग एडमिशन जिस कॉलेज में लिए थे वो हम्म, बिहार के अच्छे खासे कॉलेज में काउंट किया जाता है। वहाँ पे जो भी बच्चे थे सारे अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे। तो लॉकडाउन के दरमियान, मतलब ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन पे जब हम आए, तो ये चीज का थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, तैयारी ठीक है। हम लोग सेमेस्टर को ही अच्छे से कवर किए, सेमेस्टर में भी हाईएस्ट स्कोरिंग गया। हम्म, तो वहां से एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आया कि एसएससी का मेंस लिख सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर का थोड़ा रिटेन पेपर है और हम्म। एसएससी का मेंस लगता लिख सकते थे। तो फिर प्री के लिए नॉन टेक स्टार्ट कर दिए थे हम लोग। नॉन टेक फिफ्थ सेमेस्टर से हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो आपका जो स्ट्रेटजी था वो कैसा था? टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, उसमें भी करंट अफेयर को कैसे करते थे? इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइएगा। करंट अफेयर्स को लेके सबसे मेरा वीक पोर्शन वही था, करंट अफेयर्स। हमको सब दिन से लगता था हम टेक के बच्चे हैं, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सब में कैसे जाएंगे। लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे एक बार भैया ने सजेस्ट किए कि कुमार गौरव एक टीचर हैं, उत्कर्ष यूट्यूब हम्म, चैनल पे हम्म, पढ़ाते हैं, हमने उनको विजिट किया, कंटिन्यू 10 दिन देखे। तो हम्म। वहां से लगा कि नहीं, करंट अफेयर्स का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो मैंने वहां से लगभग 15-20 दिन बस में क्लास उनके किए, एक फ्लो पकड़ने के लिए। अच्छा, अच्छा। उसके बाद रेगुलर कुछ कुछ ऐप्स के, मोबाइल के ऐप्स के माध्यम से अपडेट रहते थे। हम्म, और लास्ट में एडुटेरिया एक चलता है, एडुटेरिया का बुक, हम्म, फिर एसपीडी का करंट अफेयर्स था, और उत्कर्ष, ये तीनों का करंट अफेयर्स हमने मतलब कवर कर लिया था मोस्टली। इतना कवर था कि बीपीएससी का करंट तक उससे आ जा रहा था, तो करंट का टेंशन वहां से खत्म हो गया। जहां तक टेक का बात रहा, तो हम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले खुद भी और औरों को भी सजेस्ट करेंगे कि उसका एक पेपर पहले दे दिया जाए, प्रीवियस ईयर पेपर पे एक बार हम्म, लगा लिया जाए, क्योंकि उससे पता चलता है ना कि इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस तो पेपर में जो आता है वो तो बहुत वाइड सिलेबस रहता है, लेकिन एग्जाम में जो कंटेंट पूछे जाते हैं, इसलिए हम तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक एसएससी का सेट लगाए। वहां से हमको पता चला कि क्या क्या चीज पे काम करना चाहिए, तो फिर हम उसके अनुसार अपना बनाए कि किस पेपर पे कितना मेहनत करना है, किसको ज्यादा कवर करना है। तो वहां से थोड़ा आसान पड़ा, ये फिर स्मार्ट स्टडी का एक टाइप हो गया। तो दूसरी बात, जहां तक एसएससी को है, एसएससी की बात करें ना, तो हमें लगता है टेक्निकल के रीजन में ना बहुत शॉर्ट सिलेबस है एसएससी का। अगर हम्म, आप प्री मोस्टली 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं तो आप प्री अच्छा स्कोर कर लेंगे। और मेंस में आप 4 सब्जेक्ट भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप 300 में 300 का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बाकी अदर एग्जाम में आपको कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, अदर सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनका ये एक अच्छा एसएससी का थोड़ा शॉर्ट सिलेबस है। और हम अगर नॉन टेक की बात करें, तो इस चीज का भी आइडिया पहले लग चुका था, क्योंकि 50-50% टेक है, नॉन टेक है। तो हम्म, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बैलेंस बनाना। तो हमने नॉन टेक को कवर करना स्टार्ट किया। नॉन टेक के लिए वही मैंने मतलब फंसर से सारा नॉन टेक का वो कोर्स पढ़ा डिटेल्स। उसके बाद रिवीजन के लिए लुसेंट का बुक था, लुसेंट क्राउन के जो कुछ चलते हैं स्टेटिक के टाइप का बुक, मैंने हम्म। खुद का भी बहुत नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स भी खूब बहुत बनाया है, वो बहुत हेल्पफुल रहा एग्जाम टाइम में।
टेक्निकल का भी एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए थे। मोस्टली एग्जाम में 50 to 60% क्वेश्चन वहां से लड़ जाते हैं। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच को अपनाते हुए थोड़े कम इफर्ट में अच्छा स्कोर हम्म। कर पाए प्री में। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि करंट अफेयर के लिए आपने कर्स क्लासेस, एड्यूटेरा और एक और कोई चैनल आपने बताया, स्पीडी। स्पीडी, स्पीडी 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 का बुक बुक आती है बुक करंट हाँ, अफेयर। ईयरली मैगजीन आती है। तो आपने 6 महीने का कवर किया था या 1 साल का कवर किया था करंट अफेयर? स्पीडी 6 मंथ का था, लेकिन उस समय एडिटेरिया का 1.5 ईयर्स का 2021 पूरा और 2022 जुलाई तक का आया था मार्केट में। तो हम उसी को प्रेफर किए थे और एक प्लान वे में चलता था। जैसे हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए थे 2 से 10। तो हम्म। उसमें शेड्यूल बना हुआ था कितना देर टेक पढ़ना है, कितना देर नॉन टेक में किस पोर्शन को पढ़ना है। तो डेली 1 मंथ का करंट हम पढ़ जाते थे और हम्म। नेक्स्ट डे प्रीवियस मंथ का करंट को रिवाइज करते हुए नेक्स्ट मंथ को कवर करते थे। तो करंट पे अच्छा खासा पकड़ हो चुका था उस समय तक। और करंट में पकड़ होने का एक बेनिफिट है कि आपका स्टैटिक जीके भी अच्छा खासा कवर हो जाता है वहाँ पे। और आजकल देखने को मिल नॉन रहा है टेक को लेते हैं। कि जो स्टैटिक पोर्शन आ रहा है एग्जाम में, वो करंट ओरिएंटेड रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन। यस। तो वहां से लोगों को आइडिया मिल जाएगा, कम एफर्ट में ही स्टैटिक भी कवर हो जाएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इससे भी आसान नहीं है। मेरा क्या था, स्मार्ट अप्रोच हमेशा अपनाने का तरीका था। मैंने पहले एसएससी के सीजीएल का सारा वो सेट प्रिंट करा लिया, सिर्फ जीके जीके पोर्शन का। सीएचएसएल का और एमटीएस का तीनों एग्जाम का सेट प्रिंट करा लिया। 48 सेट होते थे, 48 52 सेट इस तरह के। और सारा सेट को हम पढ़े, वहां से हमको अंदाजा इस बात का लग चुका था कि एसएससी पूछता क्या है। जैसे उनका एक फेमस है कि दो डांस पूछेगा ही क्लासिकल नृत्य, कहाँ का कौन खेल फेमस है, कौन सा गायन किससे संबंधित है, कौन सा शास्त्र किससे संबंधित। तो इस तरह का स्टेटिक वो लग गया था। हर एक सेट में 2 4 क्वेश्चन आ रहे थे। तो हम फिर यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन गूगल से ये सब डाटा कलेक्ट करने लगे। तो कलेक्ट करके एक अच्छा सा नोट्स बना लिए थे, ताकि क्योंकि एसएससी ही लेना है, एसएससी का नॉन टेक तो इसमें रहेगा ही, सेम रहेगा। तो इस वे में काफी आसानी हुई नॉन टेक को कवर करने में। बहुत ज्यादा कवर भी नहीं करना पड़ा। एसएससी का जो भी ओरिएंटेड था, जहाँ से क्वेश्चन ले रहे थे, उस पोर्शन को ज्यादा कवर किया। हमको लगता है कि नॉन टेक से रिलेटेड लोगों को डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है। हाँ नॉन टेक बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन बिना नॉन टेक का फिर सिलेक्शन भी नहीं है। क्योंकि आप टेक में अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, नॉन टेक में पीछे हो जा रहे हैं। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है बिल्कुल टेक नॉन टेक के बिल्कुल। बीच में। तो और अभी जैसे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने कंटेंट अवेलेबल है कि वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं। बस स्मार्ट अप्रोच अपनाना जरूरी है। जैसा कि आपका स्कोर 148 था प्री में, तो रैंक पे आपका रैंक क्या दिख रहा था उस टाइम जब आप चेक किए थे तो? पीडी के स्कोर में तो शिफ्ट स्कोर नंबर 1 ही दिख रहा था, लेकिन शाम होते होते नंबर 3 पे आ गया था। और ओवरऑल रैंक 16 दिख रहा था उस समय तक। नॉर्मलाइज। 2 3 दिन बाद तक हाँ, ऑल एग्जाम रिव्यू पे रैंक 16 दिख रहा था। तो उसमें नॉर्मलाइज मैकेनिकल स्कोर के पे भी मेरा ऐड बहुत हो गए होंगे। सारे सारे पता नहीं, मैकेनिकल होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, सिविल होंगे। अच्छा, तो अब रीजनिंग के बारे में आप बता दीजिए कि रीजनिंग कैसे करना चाहिए और आपने कहाँ से किया था? देखिए, जैसा कि बिहार के बच्चे नवोदय एग्जाम देते हैं 5th क्लास में, तो उनका रीजनिंग के नाम का एक चीज माइंड में रहता है। और जरूरी नहीं है रीजनिंग का सारा पोर्शन पढ़ना। रीजनिंग एक प्रैक्टिस की चीज है। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक हमने भी यूट्यूब से पढ़े। एक पीयूष वारसन्य है, केडीएवी लैब पे पढ़ाते हैं, तो मैंने वहां हम्म। से भी रीजनिंग कवर किया। फिर रीजनिंग को हम सिर्फ मोस्टली 50 60% पोर्शन कवर किए। और हमने उसका प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस फिर वही करते थे। एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, ये तीनों के रीजनिंग हम टेक्स्ट बुक पे लगाते रहते थे, क्योंकि पता था कि रीजनिंग एसएससी को ही पूछना है। एसएससी वही पूछेगा नॉन टेक का पैटर्न जो वो पूछते आया है। तो वहां से एक टाइम के अंदर रीजनिंग अटेम्प्ट करने का, और वहीं से सेट बनाते बनाते ही ट्रिक्स और ये प्रैक्टिस हो गया। तो रीजनिंग वहीं से कवर था। टेक्निकल के बारे में बता दीजिएगा, टेक्निकल कैसे करते थे? टेक्निकल था कि जैसे पहले प्रॉपर एक सब्जेक्ट उठाए, जैसे पावर सिस्टम उठाए। तो हम्म। पावर सिस्टम का मेरे पास जो भी कंटेंट था, सेमेस्टर नोट्स थे, कुछ बुक्स थे, और फिर हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी नोट्स थे, तो मैंने उन चारों को इंटीग्रेटेड एक शॉर्ट नोट्स बनाया अपने कॉपी में, प्रॉपर वे में, ताकि उतना वाइड नहीं पढ़ना, रिवीजन नहीं करना पे बार बार। इसी तरह मैंने सारे सब्जेक्ट को टारगेट करके 5 दिन 7 दिन जो भी लगते थे, मैंने प्रॉपर सारे सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स बना लिया। और फिर वही शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना होता था और टेक्स्ट बुक पे सेट लगाना होता था।
बस यही था उनका, और बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल में करना नहीं पड़ा, क्योंकि एसएससी बहुत वाइड नहीं जाती है। हाँ, इस बार थोड़ा वो हम्म। चली गई थी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे, टेंडरिंग के सवाल पे, टेंडरिंग ही बट कुछ फिर भी वो, क्वेश्चन थे। हाँ, वो भी लेकिन हमको फिर भी, लगता है और कि एक अच्छा भी है ना। जनरलाइज्ड क्वेश्चन था, वो करने लायक था, ऐसा हमको लग रहा था कि आप हाँ अंदाज वो, लगा सकते हैं क्योंकि बिना पढ़े हाँ भी। वो बहुत ज्यादा था भी नहीं। दूसरी बात, इवन कि 16 का पेपर थोड़ा था और टाइप का, क्योंकि इसमें मशीन के क्वेश्चन उतने आए नहीं थे, लेकिन फिर भी हम्म। ओवरऑल अच्छा स्कोर रहा। आपका 16 वाला शिफ्ट था क्या? हाँ, 16 नवंबर को थर्ड शिफ्ट था। उस दिन का पेपर अच्छा था, जीके भी अच्छा था उस दिन का। और एक चीज और है ना, कि जैसे बहुत से बच्चे हैं जो पूछते हैं किसी से, सर कितना अटेम्प्ट ले, सर कितना सही रहेगा अटेम्प्ट लेना। तो हम मेरा इस चीज के लिए मानना है कि ये क्यों ही हम किसी से पूछें, क्योंकि मेरा निगेटिव गिराने का रेशियो कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है। तो हम्म। इस चीज को खुद से सेट मार के हम एक्सपेरिमेंट किए कि एक सेट में हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं, कि मतलब टोटल अटेम्प्ट करके देखते हैं क्या रेस की जाता है। एक में एक्यूरेट बनाते हैं जितना बन पा रहा है, और एक में हम्म। एवरेज लेके चलते हैं। वहां से इस बात का आइडिया लग गया था कि कितना अटेम्प्ट एग्जाम में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तो हेजिटेशन होती है, 150 ले, ज्यादा निगेटिव ना आ जाए, इस तरह के लेके। तो मेरा इसमें एक सजेशन है कि वो खुद से टेस्ट लगाए, टेस्ट अवेलेबल है ना, लगा के देखे, जिसमें उसको सही स्कोर बन रहा है वो हम्म। प्रीफर करना सही रहेगा। अच्छा, तो एक बहुत कॉमन सा लोगों के अंदर फियर रहता है, जैसे कि खास करके डिप्लोमा वालों को एक फियर रहता है कि हम डिप्लोमा किए हैं, सामने वाला बीटेक किया है, तो वो हमसे आगे होगा। तो एक सेकंड आप रुक जाइए, कि बैटरी मेरा लो हो रहा है। हाँ। तो लोगों के मन में फियर होता है कि उसको हम कैसे, हमसे नहीं हो पाएगा, वो न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा बना लेंगे, मेरा थ्योरी अच्छा हो भी गया तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो ये फियर आपके मन में था? नहीं, ये फियर कभी नहीं था, क्योंकि सिलेबस को हम पहले देख चुके थे, और सिलेबस के साथ मैं पीवाईक्यू को भी अच्छा से देख देख लिया था, कि जैसे एसएससी के मेंस के क्वेश्चन को देख लिए थे। इतना भरोसा था कि बस टाइम पे काम करना है, कंटेंट पे थोड़ा ही काम करना पड़ेगा, टाइम पे काम करना है। और जो थ्योरी पोर्शन है उसको आंसर राइटिंग का थोड़ा अप्रोच सीखना है, कि बेटर आंसर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। सेमेस्टर टाइम से ठीक था, और फिर कुछ पढ़ उड़ के तो ठीक हो गया था, लेकिन मेनली था टाइम मैनेज करना, क्योंकि 300 में 300 का पेपर अटेम्प्ट करना 2 घंटा में, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा चैलेंज था। तो अब उसी पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मेंस के बारे में बात करते हैं कि मेंस का जो प्रिपरेशन आपका था, वो आपने कब स्टार्ट किया था? पहले से ही आपका अप्रोच था कि मेंस को लेके चलेंगे, या फिर मार्क्स आने के बाद आपने स्टार्ट किया? नहीं नहीं, पहले तो प्री के एग्जाम तक प्री का तैयारी कर रहे थे, और प्री हम्म। के एग्जाम देने के बाद मन में कॉन्फिडेंस था कि प्री तो निकल जाएगा। तो जैसे आंसर की आया, तो आंसर की आने के बाद लग गया कि हाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फिर उसी दिन हमने जाके जेई के मेंस का बुक खरीदा, और हम्म। मेंस का बुक खरीद के प्रॉपर उस दिन से तैयारी स्टार्ट कर दिए थे, जिस दिन इसका आंसर की शायद 22 नवंबर को इसका आंसर किया आया था। तो उस दिन हम्म। से हम मेंस की तैयारी में लग गए थे, पहले से कोई मेंस का ये प्लान नहीं था। तो जैसे मेंस का प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पे आपने फोकस किया, या फिर कोई सब्जेक्टिव बुक्स भी फॉलो करते थे? सबसे पहले तो पूरा प्रीवियस ईयर बनाए, क्योंकि उससे पता चल गया कि कुछ क्वेश्चन है जो हर साल पूछने हैं, और हाँ बस उसमें डाटा चेंजेस होने, कुछ क्वेश्चन हर साल पूछने, कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो उसके लिए बुक प्रिफर किए, या फिर यूट्यूब्स हैं, या हम्म। फिर सेमेस्टर्स के कॉपी को प्रिफर किए वहां से। और एक अच्छा हम्म। रेटिंग, जैसे प्रीवियस कॉपी कुछ कुछ अपलोड होते हैं ना यूट्यूब पे, कैसे मेंस में स्कोर इतना आया है, हम्म। वो सब देखने से आइडिया लगा कि यहाँ से कैसे आंसर होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए तो इतना दिक्कत नहीं था, थ्योरी लिखने का थोड़ा सीखना था। तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाए थे, मेंस के लिए कुछ कुछ टेस्ट सीरीज लगाए थे, तो वहां से आइडिया लग गया था कि कैसे इसको मैनेज करना है। जनरली बुक्स में एक मशीन के लिए अशफाक हुसैन मेरे पास था, तो हम उसी का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए हुए थे हम्म। मोस्टली। और अच्छा, पावर ये सिस्टम के लिए तो खुद के नोट्स हैं। जैसे कि बहुत लोग डाउट में रहते हैं कि कोई बोल दिया कि ये बुक पढ़ो, कोई बोल दिया ये बुक पढ़ो, हम पहले से कुछ स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे हैं, तो वहां पे लोग को लगने लगता है कि वो तो ये पढ़ के सिलेक्ट हुआ है, मुझे भी वही पढ़ना चाहिए। तो आपको कहाँ तक ये सही लगता है? देखिए, एक तो विद्यार्थी को भी वेरी करता है, बुक पढ़ना ऐसा नहीं खराब बात है, अच्छी बात है, बुक्स में नॉलेज है, लेकिन अगर आप पहले एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जैसे मेरा मोटो था पहले एग्जाम क्रैक करना, तो हम सिर्फ एग्जाम के ओरिएंटेड चीज पढ़ते थे, एग्जाम का दायरा क्या है पूछने का।
बुक्स क्या है, एक वाइड सिलेबस को कवर करता है, उनमें बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं। तो हम्म, सबसे पहले इस चीज को सिलेक्ट करना जरूरी है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। एक बार आप एग्जाम निकाल ले, फिर तो बैठ के पावर सिस्टम में ही पीएचडी करते रहे तो कोई कोई बड़ी कुछ बात नहीं नहीं है। होता। हाँ, तो वही है कि बुक्स है, लेकिन बुक्स में सेलेक्ट करना कि क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। से सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बुक्स हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या कहीं पे भी, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा है, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे कि अब बुक्स की बात चल ही रही है, तो आप बता दीजिएगा कि थ्योरी के लिए आप कौन सा बुक प्रेफर करते थे, और ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए कौन सा प्रेफर करते थे? थ्योरी के लिए तो जैसे मशीन में अशफाक हुसैन था, बीएल फ्रेजा थे, हम लोग कुछ ग्रुप्स में रहते थे लड़के सब मिलके, तो हमने सब कंबाइंड ही बुक खरीद के रखा था। हमने जेबी गुप्ता कभी नहीं लगाया, जो सच्चाई जेबी गुप्ता, क्योंकि वो वो क्वेश्चन एक है गलती है। कि स्टूडेंट में, हाँ, एक पूरी एक मतलब बच्चे उसको लगाने जाते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, तो एक डिप्रेशन टाइप का माहौल बन जाता है। हम थर्ड सेमेस्टर में ही भीके मेहता का बुक ले लिए थे, आर के राजपूत का बुक था हम लोगों के पास, तो इन दोनों का मैंने अच्छे से पूरा का पूरा बुक इसको लगाया है। भीके मेहता को पूरा लगाया है, और आर के राजपूत तो थोड़ी पोर्शन है, तो उसको भी अच्छा खासा कवर किया है। तो ये दो बुक हम थर्ड सेमेस्टर से ही लगाते आए हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे आपने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, तो दोनों में आपको एक कॉमन चीज दिखा होगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है, दोनों में ही क्रूशियल चीज है, एसएससी जेई को देखा जाए तो। बहुत जरूरी, बहुत तो जरूरी, क्योंकि मेरे भी बहुत कलिंग्स थे कि 200 में 200 का पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए फ्री में। बिल्कुल। तो उसको आप मैनेज कैसे करते थे, और उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर आपने किया? अ, हाँ, इसके लिए भी मैंने सेट में ही सारा एक्सपेरिमेंट कर लिए थे कि क्या कौन हम्म। सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना रहेगा। तो हमें लगा कि टेक्निकल इसलिए अटेम्प्ट करना होता है क्योंकि वो 100 नंबर का पोर्शन है। तो आप अगर 1 आवर्स में उसको कंप्लीट कर दिए, तो आपके माइंड से एक बोझ हट जाता है कि 100 नंबर का पोर्शन खत्म कर दिया, अब तो 50-50 की बचा है। अब होता क्या, अगर आप पहले 50 का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में चलता रहता है कि 100 नंबर का पोर्शन वही बचा हुआ है, क्या पता उसमें ज्यादा टाइम लग जाए। तो हम पहले टेक्निकल को अटेम्प्ट करते थे, और टेक्निकल मोस्टली कोशिश करते थे 60 से 65 मिनट में कंप्लीट कर लेने का। 40 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट करने का, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग है, उसको जल्दी बना के नंबर गलत नहीं करना चाहिए। रीजनिंग आपको है कि 40-45 नंबर तक स्कोर करेगा। और हम्म। जीके जीएस मेरा टारगेट था 12 से 15 मिनट में लगा लेने का, तो मेरे पास एग्जाम में 7 मिनट सेव हो गए थे। तो हम फिर लौट के रीजनिंग पे गए, और फिर टेक पे गए, 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा वहां से लगा पाए। तो यही लगाने का है कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर 120 मिनट का टेस्ट है, तो आप कोशिश कीजिए आप जब रूम पे टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसको 105 से 110 मिनट में कन्वर्ट करने का, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको बहुत क्वेश्चन का हिंदी करना पड़ेगा। हम्म। बहुत क्वेश्चन को हिंदी करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो टाइम को वहाँ मैनेज करने के लिए आप यहाँ कोशिश कीजिए कि 10 से 15 मिनट पहले अपना सेट खत्म कर लें रूम पे, तो टाइम मैनेज अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे आप हिंदी करने की बात कर रहे हैं, तो बहुत से मेरे जान पहचान में स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इंग्लिश में उनको दिक्कत होता है, ना ही उनका इंग्लिश में अच्छा हो पा रहा है, ना ही हिंदी में वो अच्छा कर पा रहा है। तो मिक्स करके हमेशा से उनका आदत रहा है कि मिक्स करके पढ़ना, टीचर्स भी वैसे ही पढ़ाते हैं। तो आजकल उनको फियर हो गया है कि मेंस एग्जाम में मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो आप उस टाइम हिंदी में पढ़ते थे या इंग्लिश में पढ़ते थे? नॉन टेक तो पूरा इंग्लिश में कवर किए हैं, बाकी टेक पूरा हिंदी में कवर किए हैं, तो इसलिए सारा 100 नंबर का टेक पोर्शन को इंडिविजुअल हिंदी किए थे। लेकिन फिर भी टाइम से तो मैनेज किए थे कि वो टाइम बच गए थे, क्योंकि रूम पे हम सारा सेट मोस्टली 80 से 85 मिनट में लगा लेते थे। अच्छा। जो तो भी, मतलब हाँ, कि 80 से 85 मिनट में टेम्प हो जाता था। हर क्वेश्चन को आप हिंदी में कन्वर्ट करते थे, जैसे ही क्वेश्चन आया आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करते थे? यस, और मेरा ये भी सजेशन रहेगा, जैसे बहुत क्वेश्चन टेक में भी है, अगर आप हम्म। इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा क्या करा, तो एक बार आप हिंदी करके ट्राई कीजिए, मे भी वहां से कुछ आपको क्लियर दिख जाए। जैसे टेंडरिंग के क्वेश्चन हमने हिंदी करके ही थोड़ा समझ आया, तो वहां से सही कर पाए। इंग्लिश में थोड़ा समझ कम आ रहा था, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए थोड़ा इशू रहता है। आप हिंदी करके उसको देख सकते हैं वहां पे, और मे भी वहां से कुछ और समझ आ जाए। बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है टेस्ट देना, ताकि स्पीड ज्यादा रहेगा तो वहां पे मेरे पास समय ज्यादा रहेगा, हम उसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच ले समय सकते रहेगा तो हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे कुछ भी। हम्म। बिल्कुल। तो आप बता दीजिए कि आपका जो शेड्यूल होता था, जैसे आपने बोला कि 2 से 10 का आपने ये लिया था, लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, लाइब्रेरी, तो उसमें आपका क्या शेड्यूल होता था? पहले आप कौन से सब्जेक्ट को लेते थे, और लास्ट तक का शेड्यूल बता दीजिए, कैसे आप पूरा दिन को खत्म करते थे? मोस्टली 2 से था, बट 2:30 तक तो पहुंचते थे। फिर
टेक्निकल को कवर करना रहता था। 6 बजे तक टेक्निकल पढ़ते थे। टेक्निकल में जैसे बताएं, जैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ते थे, उसका सारा बुक्स नोट्स कंटेंट एक जगह रख के उससे इंटीग्रेटेड एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते थे। क्योंकि 6 से 7 बजे तक फिर टेक चलता था। फिर टेक के बाद था पोर्शन की डेली हिस्ट्री पढ़ना है एक चैप्टर, डेली ज्योग्राफी देखना है, वो दोनों देखने के बाद फिर करंट देखना है 1 घंटा। इस तरह करते करते लाइब्रेरी में 10 साढ़े 10 तक चलता रहता था। नॉन टेक 7 से लेके स्टार्ट कर देते थे, और 10 साढ़े 10 3 साढ़े 3 घंटा डेली नॉन टेक का पोर्शन चलता था। क्योंकि अल्टीमेट मेरा टारगेट एक बीपीएससी भी था, तो हम नॉन टेक को शॉर्ट में नहीं पढ़ रहे थे, एक वाइड में पढ़ रहे थे। जैसे हिस्ट्री 2 3 जगह से पढ़े, उसका दृष्टि के बुक को भी प्रिफर किए, तो सारा वाइड में पढ़े थे, इसीलिए टाइम दे रहे थे उसमें भी। तो लेकिन नॉनटेक भी अच्छा से कवर किया। 10:30 तक मेनली चलता था। करंट अफेयर्स को डेली 1 घंटा देते थे, और स्टेटिक बनाने में आधा घंटा 45 मिनट को देते थे। उस तरह से टाइम चलता था। आधा टाइम समझ लीजिए टेक, आधा नॉन टेक को में देते थे। तो पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हमारे आलोक सर का एक यूट्यूब चैनल है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आके इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाइए, ताकि लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, आप आपसे जो भी डाउट हो डायरेक्ट पूछ सके उस ग्रुप में। तो आप एक ग्रुप बना इसलिए सकते इसलिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खुद से बनाया है, ताकि स्टूडेंट अगर चाहे तो डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। और मैं अब फ्री टाइम्स में जरूर ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो भी मैंने स्मार्ट अप्रोच के थ्रू रेडी किया है, उसको शेयर करना सही रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो उसके लिए एक अपना यूट्यूब चैनल है, इलेक्ट्रिकल विद आलोक नाम से। और उसी नाम से एक अपना टेलीग्राम चैनल भी क्रिएटेड है, उस पर मोस्टली 50 स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो आप उस हैं। पर विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो वो लिंक ना आप हमको दे दीजिएगा, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप उसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग वहां से बेनिफिट उठा सकें। समझे? यस यस। तो ओके। चलिए, अब अब लास्ट जो टॉपिक रहेगा कि 2023 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देंगे, क्या सजेशन देना चाहिए? 2023 के स्टूडेंट के लिए गोल्डन पीरियड अभी से स्टार्ट हो चुका है। जैसे हम लोग T20 मैच देखते हैं तो कहते हैं ना, डेथ ओवर आ चुका है 15 से 20, तो ये अब डेथ ओवर स्टार्ट हो चुका है 2023 वालों के लिए। और हम मेरा तो ये सजेस्ट रहेगा कि अभी से टेक्निकल का रिवीजन प्लस नॉन टेक का कवर दोनों स्टार्ट कर दिए, ताकि लास्ट का 1 मंथ में आप कोई नोट्स न बना रहे हो, आप कोई चीज कनेक्ट कंटेंट नहीं लाना चाह रहे हो, उस समय आप बस रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे फोकस करते। तो अभी से आपके पास टाइम है, डेथ ओवर के में आके मैच खेलिए, आराम से फुल्ली रिवीजन कीजिए। क्योंकि अगर आपका प्री में एक अच्छा स्कोर रहेगा तो मेंस में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप प्री में ही किसी तरह बाउंड्री पास करेंगे तो एक मन मेंस में रहेगा कि मैक्सिमम स्कोर करना है तो ही हो पाएगा। तो प्री में ही एक अच्छा खासा स्कोर कर लीजिए, ताकि मेंस में आपको डर कम रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और प्री में स्कोर करने के लिए तो पीछे के मतलब पीछे मैंने बताया है किस किस तरह से हमने अप्रोच किया था। अगर आपको सही लगे तो आप उस अप्रोच को अपना सकते हैं। लेकिन आपका गोल्डन पीरियड अभी से स्टार्ट हो चुका है, आप लग जाइए अभी से, क्योंकि 9 10 11 को जैसे एग्जाम डेट आ चुका है। तो बहुत है नहीं टाइम, इतना कम टाइम पड़ता है एसएससी के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक अच्छा ऑल इंडिया इसमें कंपटीशन चलता है। तो अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब बाकी कंटेंट की जहाँ तक है तो आप सर के टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। जो भी अपने अकॉर्डिंग अच्छा कंटेंट है हम लोग वहाँ शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अब प्रॉपर सेट देते रहिए, ये लास्टली मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे। चलिए, तो अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत बहुत थैंक्स आपका हमारे चैनल पे आके हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेशन और जो भी कंटेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स उनको थे उनको क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ में कुछ अच्छा करें, जिससे कि सामने आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट हो सके। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे पहले। यस, इस डायरेक्शन में भी, इस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं। जल्दी ही कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लाया जाए, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, वो भी एसएससी ओरिएंटेड। कोशिश रहेगा आप लोग के लिए, कुछ अच्छा प्रयास करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू। तो आलोक जी, इसको एंड करते हैं थैंक यहीं यू, पे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।